चलो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। सब बोर्ड पे ध्यान दो। तो टेंस मीन्स काल, है ना। इसको एक तरह से कह सकते हो कि समय भी होता है। जो समय के बारे में हम पढ़ते हैं उसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज टेंस? राइट डाउन प्लीज, आंसर लिखिए। टेंस इज द स्टडी ऑफ forms of the verb. क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को काल ठीक है जी। कहा गया व्हाट इज टेंस? द टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को काल कहते हैं। क्रिया के अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ना ही काल कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे गो, क्रिया के कितने फॉर्म्स होते हैं? यहाँ पे 5 दिखाया गया है। वर्ब का पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखो गो का, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज, ठीक है। उसी तरह ईट का देखिए, ईट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स। तो ये सभी टेंस के क्रिया के अलग अलग रूप से हैं, फॉर्म से हैं, ठीक है। आगे लिखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस के कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ेंगे। आंसर करेंगे इसका। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है इसमें? तो यहाँ तक लिख लो आप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो आपको इसको याद करने के लिए ना 2 या 3 बार रिपीट करके बोलिए और याद करते जाइए। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और उसको पहचानेंगे भी कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस को पहचाना कैसे जाता है, ठीक है। मिटा दें ऊपर। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। इनको सिंपली हम जो पहचान सकते हैं वह हेल्पिंग वर्ब में है, हो, हूँ लगा रहता है। दैट मीन्स कि प्रेजेंट में है। इसको हिंदी में अगर बात करें तो कहते हैं वर्तमान काल। तो कोई बताएगा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है ना। प्रेजेंट कहते हैं ना, प्रेजेंट की बात कीजिए, मतलब अभी जो समय चल रहा है, दैट इज द प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। इसका जो पहचान सकते हैं हम इसको, वो है
हेल्पिंग वर्ब के रूप में था, थे, थी लगा रहता है, दैट इज द पास्ट टेंस। सिर्फ इतना से हम बता सकते हैं कि कौन प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है और कौन फ्यूचर में है। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा। इसका पहचान है, गागे भी लगा रहेगा, दैट इज द प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। तो आपने देखा प्रेजेंट टेंस जो अभी समय चल रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है, बीती हुई बातों को पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय बीत चुका है, गुजर चुका है, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो समय आएगा, अभी के बाद जो भी समय आने वाला है, आएगा, दैट इज द फ्यूचर। जो कल आएगा वो फ्यूचर है, जो 2 महीने के बाद आएगा वो फ्यूचर है, जो 10 सालों के बाद आएगा वो फ्यूचर है ना। जो 1 दिन पहले बीत चुका है वो पास्ट है, जो 2 दिन पहले बीत चुका है वो पास्ट है, जो 10 साल पहले बीत चुका है वो भी पास्ट है, ठीक है। महात्मा गांधी चले गए, वो क्या थे? पास्ट थे, ठीक है। तो उसी तरह से जो समय गुजर गया है वो पास्ट है, जो समय आएगा वो प्रेजेंट होगा, सॉरी फ्यूचर है, फ्यूचर रहेगा। और प्रेजेंट है वो अभी चल रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सब अभी जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस वीडियो में पूरा टेंस पढ़ा दिया जाएगा आज की डेट में, ठीक है। तो ध्यान से और समझते हुए कीजिएगा। और वीडियो जितने भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से समझ में नहीं आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी समय चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस 3 प्रकार का होता है, डेफिनेशन याद है ना आप लोग को। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी समय चल रहा है, ठीक है। पास्ट मतलब जो समय गुजर चुका है, और फ्यूचर मतलब जो समय आने वाला है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अब। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। राइट डाउन करते जाइए सब, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैंने स्पेलिंग लिख दिया है यही करेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, कई बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कंटिन्यूअस का स्पेलिंग लिखने में। तो जो मैंने लिख दिया है ये करेक्ट है। देखिए प्रेजेंट, इसके भी बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इन चारों काइंड्स के बारे में जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इनको पहचानें कैसे, ठीक है। इसका पहचानने का है कि मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब में ताते ती लगा रहता है, ता ते ती, ये तो इसके लिए पहचानने के लिए है। और साथ में इसके साथ में जो हाय हो हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हाय हो तो साथ के साथ लगा रहेगा, है ना। हाय हो हूँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहेगा ही रहेगा, पर मेन वर्ब सबसे यहाँ पे है कि मेन वर्ब में ताते लगा रहेगा, यानी कि सभी सेंटेंसों में ये दोनों मिल के रहेगा। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, इस तरह से ताते तो लगा रहेगा और हाय हो भी रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये तो रहना ही रहना है, ठीक है। पर ये मेन वर्ब में अगर ताते लगा हुआ है तो समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और अगर मेन वर्ब में
रहा है, रहा, रही, रहे, अगर ये सब लगा रहे तो आप इसको कंटिन्यूअस समझिएगा। अगर रहा, रही, रहे लगा रहे तो आप इसको कंटिन्यूअस समझिएगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कि है, हो, हूँ, प्रजेंट है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, सभी के साथ, चारों के साथ रहेगा, ये तीनों किसी न किसी रूप में रहेगा ही रहेगा। बट आपको इन चारों को डिफरेंस करना हो तो देखिए, प्रजेंट इंडिफिनिट के लिए तात्ती है, कंटिन्यूअस के लिए रहा, रही है, ठीक है, और परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके, ये सब लगा रहेगा। और है, वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई वो नहीं है, लगा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ जो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको पहचानने के लिए पहले बात तो ड्यूरेशन मतलब समय दिया रहेगा, समय के साथ दिया रहेगा। समय के साथ क्या लगा रहेगा? रहा, रही, रहे, और है, हो, हूँ। तो जैसे ही है, हूँ दिखाई दे, समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस में है। और इनमें से जो मैंने पहले लिखाया है, जैसे तातेती, रहा, रही, चुका, चुकी, और समय के साथ रहा, रही लगा रहे, तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस के कोई न कोई काइंड से हैं। अगर प्रेजेंट टेंस के काइंड में से पूछा जा रहा है तो आपको समझना होगा कि तातेती प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए होता है, रहा, रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए होता है, चुका, चुकी, चुके प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है, और समय के साथ अगर रहा, रही लगा रहे तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात हो रहा है। तो सभी लोग लिख लिए? मिटा दें? तो अब हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। आप इसको क्या करिए कि 2 बार 4 बार जितना बार वो है एक बार लर्न कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम मिटा रहे हैं, पर आप नोटबुक में नए पेज पे लिखिएगा पास्ट टेंस। न्यू पेज पे आप लोग लिखेंगे, हमने यहाँ पे मिटा करके वही कर रहे हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। भूतकाल है ना, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के भी 4 ही टाइप्स होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम प्रेजेंट को हटा हटा करके पास्ट लिख देंगे। और देखिए क्या क्या चेंज होता है, यहाँ पे पास्ट आ जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा, और इसमें भी पास्ट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें पहचान चिन्ह में चेंज करना पड़ेगा। या तो या, ये, ई लगा रहेगा, या था, थे लगा रहेगा। इसमें रहा, रही के साथ था, थे लगा रहेगा। और बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप टेंस इतना इजी है सोच भी नहीं सकते। कुछ नहीं करना पड़ता पहचानने के लिए। समझ में आ गया? देखिए इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी प्रेजेंट टेंस का मैंने वो लिखाया था, टाइप्स लिखाया था। अब यहाँ पर पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस भूतकाल है ना। तो इनका जो काइंड्स के जो टाइप्स के जो नेम है, काइंड्स के जो नेम है वो सेम है। यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलते थे, अभी क्या बोलेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने प्रेजेंट का टाइप्स याद कर लिए हैं तो उसके प्रेजेंट के जगह पास्ट लगा करके बोल दीजिए, वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि टाइप ये तो सेम ही नाम है। और पहचानने की बात रही तो या, ये, ही, था, थे, थी लगा रहेगा। अगर इंडिफिनिट की बात करिएगा तो पास्ट में, रहा, रही के साथ था, थे, थी लगा रहेगा पास्ट में, चुका, चुकी के साथ था, थे, थी लगा रहेगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। और इस चीज़ के साथ समय के साथ जो है रहा, रही, रहे, था, थे, थी लगा रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइप्स। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। और
कम से कम 10 बार इनको रिपीट करिए, आंख बंद करके बोलने की कोशिश करिए। एक प्रेजेंट को याद करिए, यहाँ पे पास्ट जोड़ दीजिए, पास्ट का याद हो जाएगा, यहाँ फ्यूचर जोड़ दीजिएगा, फ्यूचर का याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेंस को याद कर सकते हैं। हो गया, मिटा दें? इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर के बारे में। मैंने तो इसको यहाँ पे मिटा दिया बोर्ड पे, पर आप लोग नए पेज यूज़ करेंगे, ठीक है? मतलब नए लाइन से लिखना शुरू करेंगे। फ्यूचर टेंस बोलते हैं भविष्य काल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और इन नाम सेम ही है सबका, बस यहाँ चेंज करना होता है थोड़ा सा। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा टेंस के बारे में डिटेल मिलेगा। आज स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाया जाएगा, लंबा वीडियो होगा, चलेगा। तो आप पूरा वीडियो को देख करके टेंस को एक बार में समझ सकते हैं, एक वीडियो के अंदर में। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ठीक है? इसका पहचानने का क्या है? इसमें गागे की लगा रहता है। देखिए, अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के पास। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स थे, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स थे, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस का भी इंग्लिश में 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है? हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी में अलग होता है, बट यहाँ पे भी फ्यूचर में 4 ही टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम पहचानेंगे, मेन वर्ब में जो सेंटेंस होगा उसके मेन वर्ब में गागे की लगा रहेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा, मैं बाजार जाता रहूँगा, तो इस तरह से गागे की लगा रहेगा, ठीक है? उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे? रहा रही के साथ गागे की लगा रहेगा। जैसे मैं, वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ती रहेगी, है ना? तो वह गाना गाते रहेगी। तो एनीथिंग, कुछ भी जो है ना, जो कंटिन्यू रहेगा, उसमें गागे की लगा रहेगा। दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुके यादें लगा रहेगा और उसमें गागे की लगा रहेगा। जैसे मैं पढ़ चुकूँगा, मैं लिख चुकूँगा, मैं IAS ऑफिसर बन चुकूँगा, है ना? मैं प्रधानमंत्री बन चुकूँगा। एनीथिंग जो फ्यूचर में आप ड्रीम लेके चलते हैं, उनके बारे में चर्चा भी करिएगा, तो उसमें गागे की लगा रहेगा, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ, मतलब मैं 20 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, है ना? बन के रहूँगा, या मैं बना रहूँगा, या मैं 2 घंटे के बाद पढ़ता रहूँगा, मैं 2 घंटे के बाद लिखता रहूँगा, मैं आने वाला जो कल सुबह जो आएगा, मैं कल सुबह से दौड़ता रहूँगा, है ना? तो एनीथिंग्स जो रहा रही समय के साथ रहा रही रहे गागे की लगा रहेगा। दैट मीन्स कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है? अब हमने देख लिया कि तीनों टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। मैंने उनका नाम देख लिया और आपने लोगों ने लिख लिया है। अब हम 4 जो टेंस हैं, लिसन, 4 टाइप्स जो टेंस के हैं, उनको हर एक को स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ेंगे। अगर एक बार स्ट्रक्चर याद हो गया
तो हम उस स्ट्रक्चर के बेस पे लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। कितने सेंटेंस बना सकते हैं? लाखों। तो चलिए अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, है ना। अब 12 टेंस जो है उनके सभी का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर वाइज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उन सेंटेंसों को बोल बोल करके इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो टेंस बहुत ज़रूरी चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। अभी तक हमने इसका देख लिया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कोई भी सेंटेंस को हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता है कि 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पहला हम पढ़ेंगे, सब में स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे भी, ठीक है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं इसको आप, या एक और आता है WH सेंटेंस बोला जाता है ना। इसे में आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल व्हाट, हु, हाउ, ये जो सवाल करते हैं ना, इनके लिए भी इसी स्ट्रक्चर का यूज हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 जो होते हैं इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। और मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखा, जो स्पेलिंग लिखा, दैट इज़ द करेक्ट। आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। सारे बुक्स में सही से दिया हुआ था, बट आप लोग कभी कभी गलत करते हैं। पर मैंने जो लिख दिया है वह सही है, नो डाउट इसमें है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। यहीं पे याद होना चाहिए, इन्हें के बाद में याद करेंगे नहीं। अभी अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, अभी भी रोक सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, और इसको हमने पहले ही पहचान चिन्ह पढ़ चुके हैं कि ता, ते, ती के साथ में हाय हूँ लगा रहता है। ये हमारा पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ता, ते, ती, हाय हूँ लगा हुआ अगर रहे तो समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो सबसे पहले इसको हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद हम V1 या V5, है ना, वर्ब का पहला फॉर्म देंगे या वर्ब का 5वां फॉर्म देंगे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप एक बार लिख लीजिए, प्लस में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसमें इतना ही होता है। इस बात को समझिएगा कि वर्ब का पहला और वर्ब का 5वां रूप जो है वो क्या होता है, ठीक है। एक लिखा गया V1 और एक लिखा गया V5, ठीक है। V1 कहाँ होता है? I, V, U, दे, और जितने भी प्लूरल्स सब्जेक्ट आएंगे उसमें किसका लगेगा? V1 का प्रयोग करेंगे। V5 का प्रयोग करेंगे सिर्फ ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर में होना चाहिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन, समझे। देखिए लिसन, कहा गया कि वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करिए या 5वां का करिए, यानी कि ऑब्लिक का मतलब होता है या तो V1 करिए या तो V5 कीजिए।
ठीक है, V1 कीजिए या V5 कीजिए, पंखा बंद करो। तो V1 कीजिए या V5 कीजिए, ठीक है। तो V1 कहाँ पर यूज करेंगे और V5 कहाँ पे करेंगे? तो V1 मतलब आई वी यू दे, और V5 मतलब ही सी इट सिंगुलर के साथ में करेंगे, ठीक है। सारे पंखा बंद करो। वीडियो पॉज करो। देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने ये देखा कि V1 किसको कहेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, और V5 कहाँ करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि V1 जो है वर्ब का पहला जो फॉर्म देंगे वो आई वी यू और दे के साथ, और जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट होंगे, तो पहले बात उसको कंप्यूटर बंद करो, वहाँ पे सब कुछ बंद करो, वो वाला गिरा दो, हाँ उसको बंद करो दोनों। पंखा ही चल रहा है, ठीक है, रहने दो बस। वो लाइट जलाओ उसको। तो सर लाइट आ गया था, लाइट आ गया, पंखा चालू करो फिर बैठ जाओ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए अब V1 तो है जैसे जो मेन वर्ब होता है ना, V1 जो होता है हमने तो यूज करना सीखा ना कि हम V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तब हम V1 का प्रयोग करेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा कि आई वी यू दे या जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट आएंगे उनमें क्या यूज करेंगे, V1 का। क्या करेंगे, V1 का वर्ब का पहला रूप को प्रयोग, पहला फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे। हमने दिखाया था ना एग्जाम्पल में टेंस के, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, है ना, ते थे। अब V1 में देखिए V5 क्या होता है, V1 में एस आई एस को जोड़ देना ही V5 कहलाता है ना। तो V5 इन सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर गो है तो V5 में क्या होगा, गोज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ईट है तो V5 में क्या होगा, ईट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम V1 में एस और ई एस जोड़ करके हम उसको V5 बनाते हैं, और V5 का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो ये आपको बता दिया गया है। आ रहा समझ में आप लोगों को? देखिए पहली बात तो कि वर्ब का पहला फॉर्म्स का यूज हम आई बी यू दे के साथ करेंगे जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा, और V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे ही सी इट या सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे थर्ड पर्सन का, उसके साथ में हम करेंगे V5 का प्रयोग करेंगे। V5 बनाने के लिए हम V1 में एस आई एस लगा देते हैं, वर्ब का पहले फॉर्म में एस आई एस लगा देते हैं। हाँ जी, आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? चलिए दूसरा है कि सबसे पहले हम दूसरा में जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे, दो में से कोई भी लगा सकते हैं, और वो सब्जेक्ट के अनुसार से प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो कहा गया कि सर आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें आपने बोला कि इसमें कि सब्जेक्ट के अनुसार से V1 या V5 का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो सिर्फ V1 करना है। नेगेटिव सेंटेंस में जब भी वर्ब आएगी वो पहला फॉर्म में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे V1 या V5 लगाएंगे, पर यहाँ हमेशा V1 लगेगा जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगी। प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगेगा, वो सिर्फ वर्ब मेन वर्ब में एस आई एस सिर्फ जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, नेगेटिव में V1 का प्रयोग होगा। बट आपको उसमें डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डू किनके साथ प्रयोग होगा, तो डू इनके साथ प्रयोग होगा। जो V1 जहाँ लगा हुआ था वहाँ पर डू का प्रयोग होगा, और जहाँ पे V5 लगा हुआ था वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? इस मेन वर्ब, ये जो वर्ब था यहाँ पे, जहाँ V1 का प्रयोग किए हैं, अब हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर तो हम V1 का प्रयोग करेंगे ही, पर इसमें डू या डज का प्रयोग करना। तो जहाँ पर V1 का प्रयोग होता है वहाँ पे डू का प्रयोग होगा, जहाँ पे V5 का प्रयोग होता है वहाँ पे डज का प्रयोग होता है। मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डज आएगा, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,
थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों लेकर के, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सभी पर्सन्स में सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का जो फॉर्म्स होगा वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, चाहे यहाँ पर डू हो चाहे डज प्रयोग हो। यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं करेंगे, पहला या पांचवा फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर लेंगे और हर जगह पे वर्ब का पहला फॉर्म को ही यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कौन सा वर्ब आएगा, ये आएगा मेन वर्ब। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम शुरुआत करेंगे डू या डज से, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस V1 का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसको भी हम स्टार्ट करेंगे डू या डज से, या WH दे सकते हो आप, डोंट माइंड। हाँ, WH अगर आपको दिया हुआ है तो WH प्लस डू डज लगा लीजिए। अगर WH नहीं दिया हुआ है तो उसको हटाए रखिए, डू डज का प्रयोग कर लीजिए, प्लस में सब्जेक्ट लगा लीजिए, प्लस में नोट लगाइए और प्लस में वर्ब का पहला फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से हमारे हो जाता है। हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। दिख रहा है जी? तो जैसे मैं खाता हूँ, है ना, इसका होता है मैं नहीं खाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ? और क्या मैं नहीं खाता हूँ? आप लोग नए लाइन से इसको इस सेंटेंस को बना लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए आई है तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ करेंगे वो अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तो हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, खाता हूँ तो इसमें तो एम इजर का प्रयोग दिया नहीं है, एम मतलब हूँ होता है। बट प्रजेंट टेंस में, प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लिखा जाता है, उनकी जगह पे मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे इट, आई इट, हो गया। मैं खाता हूँ, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ किया मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, अभी वन का यूज़ किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। अगर यहीं पर रहता लिखा हुआ कि मैं आम खाता हूँ तब हम ऑब्जेक्ट, हमारा यहाँ पर आम होता तो हम इसको मैंगो लिखते हैं ऑब्जेक्ट में, पर यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया और वर्ब लिख दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट को डालते हैं। आ रहा समझ में? ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो क्या हो गया, आई इट, क्या हो गया, मैं खाता हूँ, आई इट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं लिखता हूँ, आई राइट, है ना। मैं गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग, हो गया ना। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस है आप रिपीट कर करके अपने से बोल सकते हैं और उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और अगर इजी नहीं भी है तो हम इसको इजी बना देंगे, ठीक है। तो आई ईट हो गया, क्यों हो गया कि सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अगर यहीं पे लिखा हुआ मैं खाता हूँ, अगर लिखा रहता वह खाता है तो बताइए, वह खाता है तो इसका होगा ही इट्स, ठीक है, ही इट्स। जब लिखा हुआ था कि मैं खाता हूँ तो लिखा हुआ है आई इट, यहाँ पे लिखा हुआ खाता है मतलब ही इट्स। ही इट्स, इसमें एस लगा, इसमें एस नहीं लगा, बिकॉज ही जो है वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट का, ही सी इट के साथ में मेन वर्ब में एस आई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम ये भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए आप कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसमें आपको एस आई एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ इट में एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ही इट्स हो जाएगा। मैं खाता हूँ, आई इट, वह खाता है, ही इट्स।
तो इससे समझिएगा कि क्यों एस आई एस लगा और क्यों नहीं लगा, जो कि मैं यहाँ पे बता दिए, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया, समझिए इसको, ठीक है। फिर मैं नहीं खाता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, आई, नेगेटिव सेंटेंस में कहा गया कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है, फिर डू या डज लिखिए। तो देखिए आई के साथ किसका प्रयोग, डू के साथ, डू, तो लिखेंगे आई डू के बाद क्या, नोट लगाना है, लगा दिए नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इट लगा देंगे, ठीक है। आई डू नॉट इट, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या होगा, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग, और मैं नहीं टहलता हूँ, आई डू नॉट वॉक, है ना, और मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट, है ना, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, है ना, मैं एक आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। तो कुछ भी हो, हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज लगा देंगे, फिर नोट लगाएंगे, वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म को लिख लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। पर हमें ध्यान इतना रखना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कहाँ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसमें डू डज का प्रयोग होगा, हूँ का जो स्पेलिंग यहाँ पे नहीं होता है। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे याद करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर जो है वह है पहले कि डू डज को पहले यूज़ कीजिए, आप लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर उस सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हम देख रहे हैं कि V1 या V5 ऑब्लिक करके यहीं पे दिया गया है, बाकी सब जगह पे V1 का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स कि वर्ब का जो भी फॉर्म हो हमें सिर्फ अफर्मेटिव में, है ना, उसमें V1 या V5 का यूज़ करना है, दोनों में देखना है, बाकी सब जगह पर V1 का प्रयोग कर लेंगे, बाकी सब जगह पर डू या डज का यूज़ करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो डू डज के लिए हमने बता दिया कि अगर ए वाला फॉर्म है तो डू लग जाएगा, अगर ए वाली है तो डज लग जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या मैं आम खाता हूँ, क्या से शुरू हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछने का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं आम खाता हूँ का क्या हो जाएगा, डू आई इट, डू आई इट, है ना। क्या मैं खाता हूँ क्या होगा, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट, क्या मैं टहलता हूँ, डू आई वॉक, है ना। अच्छा, इसी की जगह पे अगर लिखा रहता कि क्या वह पढ़ता है तो क्या होगा, डज ही प्ले, है ना। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, क्या वह टहलता है, डज ही वॉक, क्या सीता लिखती है, डज सीता राइट, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में जहाँ भी रहेगा वो डज से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो चलिए एक और है कि क्या राम एक पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, डज राम राइट ए लेटर, क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट, है ना। तो हम देख रहे हैं कि डज से शुरू करते हैं और एक मतलब कि क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, मतलब एक सवाल किया जाता है इस सेंटेंस में डज से स्टार्ट करके, तो वो चीज़ को हम करते हैं, ठीक है। क्या मैं नहीं खाता हूँ, इसका क्या होगा, डू आई नॉट इट, वेरी गुड, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, डू आई नॉट, क्या राम पत्र नहीं लिखता है, क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो लिखेंगे डज राम नोट राइट अ लेटर, क्या राम एक आम नहीं खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, तो डज राम नोट ईट अ मैंगो, क्या सीता एक पत्र नहीं लिखती है, डज सीता नोट राइट अ लेटर। तो इस तरीके से आप जब स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा ना, तो मैंने क्या बोला कि हजारों सेंटेंस, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं बैकबोन, बोन है हमारी, टेंस की बोन है ये, बोन आता है ना, कहते ना कि हड्डियाँ अगर हो तो उस पर शरीर को बनाया जा सकता है, अगर उसका स्ट्रक्चर हो तो इसी तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने सोच से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना करके लिख सकते हैं।
तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो लगभग ख़त्म हुआ। ठीक है, आप चाहे तो इस पे कई सेंटेंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? देखो जैसे आई पे कितने सेंटेंस बन गए हैं, कितने सेंटेंस बने हैं? 4 बने हैं। ठीक है, उसी तरह से आप बी पे 4 बनाइए। हम लोग खाते हैं, क्या होगा? बी इट, है ना। हम लोग नहीं खाते हैं, क्या होगा? क्या हम लोग खाते हैं? डू बी इट, डू बी इट, है ना। क्या हम लोग नहीं खाते हैं? डू वी नॉट इट, है ना। इस तरह से, उसी तरह से आप यू पे 4 बना सकते हैं। तुम खाते हो, यू इट। तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट इट। क्या तुम खाते हो? डू यू इट। क्या तुम नहीं खाते हो? डू यू नॉट इट, है ना। तो इस तरह से हमने वी पे 4 बनाने हैं, आई पे 4 मैंने बना लिया, वी पे 4 बना लेंगे, यू पे 4 बना लेंगे, उसी तरह से ही पे 4 बना लेंगे, सी पे 4 बना लेंगे, दे पे 4 बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर पे हज़ारों सेंटेंस बन जाएंगे और इन्हीं हज़ारों सेंटेंस की हेल्प से हम इंग्लिश स्पोकन करते हैं, इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो है ना मज़ेदार ट्रिक्स हमारा, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें हर एक जो टेंस के काइंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाना है और खुद से उस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करना है बोलने के लिए। अगर आप ये चीज़ करने में एलिजिबल हो गए हैं, अगर आप ये चीज़ करना सीख गए, कर लिए, तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस, बाकी आप बोल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक है कि विश्वास है कि आप लोग को ये चीज़ ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। 12 टेंस हैं, 12 टाइप्स के टेंस हैं और 12 को एक वीडियो में बनाना मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज टाइम? चलिए दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं इसका कि पहचान क्या था इसका? रहा, रही, रहे और है हूँ तो रहेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट है तो है हूँ तो कहीं जाने वाला है नहीं। ये हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस में है, कौन सा टेंस है। तो इससे तो पहले ही पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में है ना, और इससे पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो चलिए अब हम शॉर्टकट में लिखेंगे ए फॉर अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दूसरा जो है निगेटिव है, तो एन से इंडिकेट करेंगे निगेटिव के लिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई फॉर इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर, तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट लगा लेंगे, प्लस में V4 लगा लेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा लेंगे और प्लस में क्वेश्चन मार्क्स। पॉज कर वीडियो। ठीक है जी, तो देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहला अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इज एम आर प्लस
सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोग। देखिए एग्जाम्पल समझिए, हमने स्ट्रक्चर लिख लिया है, मैं एक आम खा रहा हूँ। तो जैसे इस सेंटेंस को देखेंगे तो पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में है और हर आई लगा हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूअस में है। तो क्या लिखेंगे, आई, फिर देखिए सब्जेक्ट पहले लिख लिया, एम इज आर लगाएंगे। तो एम इज आर जो लगाएंगे वहाँ कहाँ कहाँ लगेगा, देखिए एम का प्रयोग तो हमेशा जो है ना आई के साथ लगता है ना। इज का प्रयोग हमेशा ही, सी, इट या कोई भी सिमिलर नेम होगा ना तो इज लग जाएगा। ठीक है, और आर का जो प्रयोग है वो लगेगा वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे उसमें आर लगेगा। तो आई जो है ना सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर है तो आई के साथ में एम लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद एम इज आर में हमने एम का प्रयोग कर लिया है, मतलब ऑब्लिक का मतलब होता है इन तीनों में से कोई एक। अब वो कोई एक कौन होगा, वो होगा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट था तो एम लग गया है ना। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो खाना, खा रहा है मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो क्या होगा ईटिंग, क्या हो जाएगा, हाँ ईटिंग। अब क्या खा रहा है, तो ये काम, तो ये मैंगो। ठीक है जी। उसी तरह से लिखा हुआ है सीता एक पत्र लिख रही है, तो सीता कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो नाम जो जब नाम आता है ना तो उसमें इज लगता है, तो सीता इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका 4 बना लीजिए आप। चलिए निगेटिव से देखिए, मैं एक आम खा रहा हूँ, ये तो अफर्मेटिव हो गया। मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, एम इज आर लगा लेंगे, नोट लगा देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे नेगेटिव में। अगर सवाल जब किया जाएगा, इंट्रोगेटिव किया जाएगा, तो एम इज आर लगा लेंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछा जाएगा तो एम इज आर पहले वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हम टेंस को स्ट्रक्चर याद करने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है।